हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग सीरीज के इस पार्ट 2 में आज आपका स्वागत है। आप सभी के लिए मैंने ये जो पार्ट 2 सीरीज बनाया है ये बेसिकली कोहलर का इनसाइट थियोरी पे बेस्ड है। कोहलर ने इनसाइट थियोरी दिया था और ये शुरू में भी मैंने बताया था कि जो लर्निंग के सारे जो थियोरीज हैं वो सभी बिहेवियरिज्म की संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ यही कोहलर का इनसाइट थ्योरी जो है वो गेस्टाल्टवाद के अंतर्गत आता है, गेस्टाल्टिज्म अप्रोच के अंतर्गत आता है। गेस्टाल्टवाद क्या कहता है? गेस्टाल्टवाद एज अ होल किसी भी चीज का परसेप्शन एज अ होल करने पर बल देता है। तो इनसाइट थ्योरी कोहलर के द्वारा दिया गया। कोहलर ने इसे वनमानुस पर किया, चिंपैंजी पर किया जिसका नाम सुल्तान था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही पूछे जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आज हम इस क्लास में इस पूरे थियोरी का करेंगे। तो आज पार्ट 2 कोहलर इनसाइट थियोरी पर हम फोकस करेंगे। तो क्लास शुरू करते हैं। सूझ सिद्धांत या इनसाइट थियोरी वास्तव में लर्निंग का गेस्टाल्ट थियोरी है। गेस्टाल्टवाद का विकास जो है वो वुंट के एनालिटिकल अप्रोच के विरोध में हुआ था, इसलिए थोड़ा गेस्टाल्ट थियोरी के बारे में हमें जानना होगा। हम लोग पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि थ्योरीज ऑफ लर्निंग जो है वो थॉर्नडाइक, कोहलर, पैवलो और स्किनर के बारे में हमें पढ़ना है। थॉर्नडाइक का हम लोगों ने फेज 1 में पढ़ चुके हैं। हम लोग पार्ट 1 का जो क्लास हमारा आया था वो था थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर ऑफ कनेक्शनिज्म के बारे में। पार्ट 2 जो है वो कोहलर का है, ये जो कि इनसाइट थियोरी है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। कोहलर ने किस पर किया था? चिंपैंजी पर किया था जिसका नाम सुल्तान था। तो इससे रिलेटेड आज ये क्लास होने वाला है, कोहलर का इनसाइट थियोरी। तो आज ये स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं डिस्कस कर रही थी कि सूझ सिद्धांत या इनसाइट थियोरी वास्तव में लर्निंग का गेस्टाल्ट थियोरी है। गेस्टाल्टवाद का जो डेवलपमेंट हुआ था ना वो वुंट के एनालिटिकल अप्रोच के विरोध में हुआ था। वर्दाइमर ने परसेप्शन के क्षेत्र में गेस्टाल्ट थियोरी को 1912 में स्थापित किया था, 1912 में स्थापित किया था। कोहलर एंड कोफका जो थे ना वो वर्दाइमर के जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, प्रैक्टिकल्स हुए थे, उसमें उन्होंने एज ए सब्जेक्ट उन्होंने अपनी भूमिका निभाई थी, इसलिए इन्हें गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। आप समझ रहे हो बात को कि कोहलर के इनसाइट थ्योरी को गेस्टाल्ट थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्दाइमर ने जो गेस्टाल्ट थियोरी दिया था 1912 में, उस एक्सपेरिमेंट में कोहलर एंड कोफका ने एज ए सब्जेक्ट अपनी भूमिका निभाई थी, एज ए प्रयोज्य की तरह उन्होंने काम किया था, इसलिए इनको गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है, कोहलर एंड कोफका को। और कोहलर ने चूँकि इनसाइट थियोरी दिया इसलिए इनसाइट थियोरी को भी गेस्टाल्ट थियोरी हम कहते हैं। यानी और गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो किस पर वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं, यानी वो इस बात पे बल कर देते हैं कि किसी भी वस्तु का ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण एज ए होल होता है। ओके, गेस्टाल्ट थियोरी एम्फसाइजेस दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज ग्रेटर दैन इट्स पार्ट। यानी वे इस बात पे बल देते हैं कि किसी भी वस्तु का ज्ञान या प्रत्यक्षीकरण एज अ होल हम देखते हैं या करते हैं। ठीक है, अब इनकी जो एक्सपेरिमेंट्स थे कोहलर के सूझ सिद्धांत को तो हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा इसके एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं। कोहलर ने अपने इनसाइट थ्योरी को देने के लिए 2 मुख्य एक्सपेरिमेंट्स किए। पहला था बॉक्स प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट एंड द सेकेंड वन इज स्टिक प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट। बॉक्स प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट पर चलते हैं, और ये दोनों ही जो एक्सपेरिमेंट किए थे उन्होंने, स्टिक प्रॉब्लम और बॉक्स प्रॉब्लम, ये दोनों ही उन्होंने सुल्तान नामक एक बहुत तेज बुद्धि के चिंपैंजी पर, जो वनमानुस हम कहते हैं ना, उस पर किए थे। अब ये जो चिंपैंजी था, जो सुल्तान था, इसे भूखा रखा गया। पहले तो अभी हम बात कर रहे हैं बॉक्स प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट पर। तो सुल्तान को भूखा रखा गया और एक कमरे में बंद कर दिया गया। उस कमरे की बनावट ऐसी थी कि उस कमरे के सीलिंग से ऊपर छत से केला लटका दिया गया। उस कमरे में 2 बॉक्स अलग अलग रख दिए गए, लकड़ी के 2 अलग अलग बॉक्स रख दिए गए। कमरे की छत से केला लटका दिया गया, जिसे देखकर भूखा सुल्तान उछल कूद करके उसे पाने की कोशिश करने लगा। वो
कभी एक हाथ से कोशिश करता, कभी दूसरे हाथ से कोशिश करता, पर हाइट बहुत ज़्यादा थी। फिर उसने देखा कि कमरे में एक बॉक्स भी रखा है, उस बॉक्स पे चढ़कर वो लेना चाहा, पर बॉक्स और केले की ऊंचाई इतनी अधिक थी कि भाई बॉक्स पर चढ़कर भी वो केला नहीं ले पा रहा था। ऐसे कुछ प्रयासों के बाद वो प्रयास करना छोड़ दिया और खेलने लगा। अचानक से उसकी नज़र कमरे में पड़ी दूसरे बॉक्स पे पड़ी और अचानक से उसने उस बॉक्स पर दूसरे बॉक्स को रखा और केला प्राप्त कर लिया। दूसरी बार से केले की दूरी को और थोड़ा ऊंचा कर दिया गया और उस कमरे में 3 बॉक्स रखे गए। समस्या को थोड़ा और जटिल बना दिया गया। सुल्तान ने पूरी समस्या का जायजा लिया और तीनों बॉक्स को एक पर एक रखकर केला प्राप्त कर लिया। तो ये था द बॉक्स प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसी तरह का एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो है द स्टिक प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट या छड़ी समस्या पर किया गया प्रयोग। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि सुल्तान ही था और उसे भूखा रखा गया था और एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, एक केज में उसे रख दी गई थी। उस केज की बनावट ऐसी थी कि उस केज के बाहर केला रखा गया था और उस केज में 2 छड़ियाँ रख दी गई थी। दोनों छड़ियों की बनावट ऐसी थी कि वो अगर कुछ सटा दिया जाए या मिला दिया जाए तो एक लंबी छड़ी वो बन सकती थी। पिंजरे के बाहर केला रख दिया गया और पर केले और पिंजरे की दूरी इतनी थी कि कोई एक छड़ी से अकेले वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता था। देखा गया कि सुल्तान ने पहले एक छड़ी से केला प्राप्त करने की कोशिश की और असफल रहा। फिर उसने दूसरी छड़ी से कोशिश किया, फिर भी असफल रहा। फिर वो प्रयास छोड़ दिया। उसने देखा कि ये तो दूरी काफ़ी अधिक है, बस उसने प्रयास छोड़ के वो उन छड़ियों से खेलने लगा। दोनों छड़ियों के साथ खेलते खेलते अचानक से दोनों छड़ियाँ जुड़ गईं और एक लंबी छड़ी बन गई। अब सुल्तान ने लंबी छड़ी को कॉग्निशन के तौर पे उसने समझा, लंबी छड़ी को दिमाग में संज्ञान लिया और कॉग्निशन लिया और केले की दूरी पर नज़र डाली तो पूरी बात उसकी समझ में आ गई और उसे इंसाइट मिल गई, सूझ मिल गई और लंबी छड़ी से उसने केले को प्राप्त कर लिया। अब ये तो हुए एक्सपेरिमेंट की बात, बॉक्स प्रॉब्लम और स्टिक प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन अब इसके महत्व को समझते हैं कि एज अ होल उसने प्रॉब्लम की सिचुएशन को समझा तो क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं इनसाइट थियरी के, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इनसाइट थियरी के जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं वो है मोटिव। देखिए, सूझ द्वारा सीखने की जो विशेषताएं हैं उसमें सबसे पहला प्रेरक या मोटिव आता है। थॉर्नडाइक की तरह ही कोहलर ने भी सीखने के लिए प्रेरक या मोटिव, है ना, को बहुत आवश्यक माना। इसी कारण सुल्तान को भूखा रखा गया था। इसी तरह थॉर्नडाइक ने भी बिल्ली को भूखा रखा था और यहाँ पर कोहलर ने सुल्तान को भूखा रखा। यदि वह भूखा नहीं होता, मोटिवेशन उसके अंदर नहीं होता, तो वो अपनी समस्या का समाधान करना सीख ही नहीं पाता। केले को प्रेरक के रूप में व्यवहार किया गया यहाँ, यानी पहला हो गया मोटिव, ठीक है। वह अपनी समस्या का समाधान करना नहीं सीख पाता। सेकेंड वन इज ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। सेकेंड वन ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन यानी समस्यात्मक परिस्थिति का निरीक्षण। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी अपनी समस्यात्मक परिस्थिति या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन की जांच करता है और उसे समझने का प्रयास करता है। उसकी नज़र प्रॉब्लम के किसी एक पार्ट पर नहीं होती बल्कि एज अ होल उस पूरी प्रॉब्लम पर होती है। कोहलर ने कहा कि समस्यात्मक परिस्थिति ऐसी हो कि वह प्राणी की नज़र के सामने पूर्ण रूप से रहे। यदि ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो सूझ का तो सही मूल्यांकन होगा ही नहीं। अब थॉर्नडाइक की जो एक्सपेरिमेंट थी ना, ट्रायल एंड एरर, उस प्रयोग का सबसे बड़ा दोष क्या था कि उनकी बिल्ली या चूहे के सामने प्रॉब्लम की पूरी स्ट्रक्चर उपस्थित नहीं था। ऐसी परिस्थिति में ट्रायल एंड एरर करना स्वाभाविक था। इसलिए सूझ द्वारा सीखने के लिए ये आवश्यक है कि समस्या की संपूर्ण संरचना सीखने वाले के सामने उपस्थित हो ताकि वह उसका पूर्ण रूपेण निरीक्षण या ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन वो कर सके। नाउ द थर्ड इज एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर या अन्वेषणात्मक व्यवहार।
किसी विषय को सीखते समय प्राणी में अन्वेषणात्मक या एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर देखे जाते हैं। सूझ द्वारा सीखते समय प्राणी क्या करेगा, जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर करते हैं, यानी कि अन्वेषणात्मक व्यवहार हम करते हैं। अपने लक्ष्य या गोल की ओर ओरिएंटेड हमारा व्यवहार होता है, परंतु सीखने या समस्या या प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए बाधा का उपस्थित होना भी जरूरी है। इसी कारण हमारी एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर होती है। इस क्रिया की मात्रा हमारी बौद्धिक स्तर पर भी निर्भर करती है। कोहलर ने वनमानुष के हाथ पैर बढ़ाकर या उछलकर केले को पाने का प्रयास किया। वह सीधे लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर रहा था। उसका ये व्यवहार निश्चय ही लक्ष्य की ओर या गोल ओरिएंटेड था। एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर उसका ये था। ठीक है, तो ये हो गया एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर। अब नाउ द नेक्स्ट वन इज स्टेज ऑफ फैम्बलिंग। फैम्बलिंग क्या हुआ? शिथिलता की अवस्था होती है, यानी जब हम नहीं कोई प्रयास में जब असफल हो जाते हैं ना, तो हम निष्क्रिय हो जाते हैं। सीखने के समय एक ऐसी अवस्था आती है जब प्राणी निष्क्रिय एवं शिथिल हो जाता है। यह अवस्था तब आती है जब प्राणी अपने लक्ष्य की ओर सीधे प्राप्त करने में बहुत सारी बाधाएं आ रही हैं ना, और वो बार बार असफल हो रहा है, तो वो चुपचाप बैठ जाएगा। यहाँ भी सुल्तान ने क्या किया? उछल कूदकर हाथ पैर बढ़ाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहा, परंतु असफल होने पर प्रयास करना छोड़ दिया और शिथिल बन गया। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता है। हम कोई मैथ्स की समस्या को लेके बैठे हैं, कोई इक्वेशन को लेके बैठे हैं, या कोई भी समस्या को लेके बैठे हैं और उसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा, तो हम उसे छोड़कर और बोलते हैं छोड़ो, इसे नहीं करेंगे, और उसे हम छोड़कर सो जाते हैं, हम हट जाते हैं। और अचानक से हमें स्ट्राइक करता है, हमें आहा अनुभूति होती है, जिसे आहा अनुभव कहते हैं, आहा एक्सपीरियंस बोलते हैं। और हमें अचानक लगता है कि मैंने तो मतलब एक तरह से आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना छोड़ दिया था, बट आपके ब्रेन में वो सॉल्यूशन चल रहा था, और अचानक से आहा एक्सपीरियंस होता है। और इसी तरह सुल्तान ने बॉक्स की मदद से केले को हासिल कर लिया। नेक्स्ट वन इज सडन सक्सेस। अब शिथिलता की अवस्था के बाद क्या होता है? सूझ द्वारा सीखने समय हमें अचानक से सफलता मिलती है। जो आहा एक्सपीरियंस हुआ ना, तो उससे अचानक सफलता मिलती है। कोहलर ने थॉर्नडाइक के इस विचार को नहीं माना कि सफलता एक्सीडेंटल होती है। उन्होंने कहा कि शिथिलता की अवस्था में ही, यानी जब हम स्टेज ऑफ फैम्बलिंग होते हैं, जब शिथिलता की अवस्था में आते हैं, बिल्कुल नीरस हो जाते हैं, हम कोई काम नहीं करते हैं, तब प्राणी को सूझ मिल जाती है और वो अचानक अपनी समस्या का समाधान करता है। सुल्तान जब केला प्राप्त करने में असफल रहा, तो थोड़ी देर शिथिलता की अवस्था में समस्या को हल करने से सूझ मिल गई और उसने एकाएक केला प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर। सूझ द्वारा सीखने में स्थानांतरण की विशेषता भी पाई जाती है। ट्रांसफर का अर्थ क्या होता है कि पहले सीखे गए उपयोग नई परिस्थिति में उपयोग, मतलब पूर्व में सीखे गए अनुभव का उपयोग नई परिस्थिति में करना। जैसे एक बार तो आहा अनुभूति हो गई, बट सिमिलर ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो मैं उस इंसाइट का यूज़ फिर से करूँगी। कोहलर के वनमानुष ने जब एक बॉक्स द्वारा केला प्राप्त करना सीख लिया, तो दूसरी परिस्थिति में इस अनुभव से लाभ उठाकर उसने 2 या 3 बॉक्स वाली समस्या का समाधान भी आसानी से किया, है ना। तो अगर इस तरह की समस्या आएगी जो बहुत कठिन होगी और मुझे स्ट्राइक करेगा कि अरे इस तरह से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मुझे करना था, तो फिर मैं सिमिलर इक्वेशंस जब मैं सॉल्व करूँगी तो मैं ज़रूर उसका यूज़ करूँगी, उस समस्या से जो इंसाइट मिला था मैंने उसका, है ना। नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव रिलेशंस। देखिए, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट्स क्या बताते हैं, इंसाइट पे जोर देते हैं और वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस के कॉग्निटिव रिलेशंस पर भी नज़र डालते हैं, है ना। तो इन संबंधों का बोध ही तो इंसाइट है ना। ये कॉग्निटिव जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं उनका कॉग्निटिव रिलेशन हमें होना, कॉग्निटिव संज्ञान होना, ये बोध या सूझ जितनी जल्दी घटित होगी, यह कई बातों पर आधारित होती है। अगर परिस्थिति ऐसी हो कि उसका परसेप्शन संपूर्ण रूप से हो सके, है ना, तो एज अ होल हो सके, तो सूझ जल्दी होगी। यदि प्राणी में टेंशन की अपेक्षा मात्रा अधिक हो तो भी सूझ जल्दी होगी। सीखने के प्रति लोलुपता अधिक हो, अगर दृष्टि प्रति विजुअल पैटर्न जटिल हो, चक्करदार हो,
तो भी सूझ उत्पन्न होने में रुकावट पैदा हो सकती है। तो जैसे भी हो, पॉजिटिव ट्रांसफ़र की संभावना भी होगी, यानी जहाँ पॉजिटिव ट्रांसफ़र की संभावना होगी वहाँ भी सूझ जल्दी होगी। तो इसलिए ये जो है ना, ये सारे ही कॉग्निटिव रिलेशंस ऑफ लर्निंग सिचुएशंस, ये डिपेंड करता है कि भाई कितनी जल्दी इंसाइट होगा। अगर यदि छड़ी केला से अधिक दूरी पर और ख़ासकर पिंजड़े के पिछले हिस्से में रखी हो तो समस्या कठिन बन जाएगी और सूझ के उत्पन्न होने में कठिनाई होगी, है ना। तो इस तरह से ये जो इंसाइट थियरी है इसका बहुत महत्व है और ये एज अ होल समस्याओं के सॉल्यूशंस पर बहुत अधिक बल देती है। अब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है? अब कोहलर के इस इंसाइट थियरी का, सूझ सिद्धांत का प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीकेशंस पर हम नज़र थोड़ा डालते हैं कि क्या इसका उपयोग हो सकता है। देखिए, पहले तो है, अगर टीचिंग में आप देखिए इंटीग्रेटेड करिकुलम, the curriculum of class should be an integrated whole as a whole, that is should be correlation between various subject। यानी क्या हो रहा है, हमारे व्यवहारिक जीवन में कोहलर का सूझ सिद्धांत किस प्रकार काम करता है। जैसे स्कूलों में पूरा सिलेबस इंटीग्रेटेड करिकुलम होना चाहिए ताकि विभिन्न विषयों के बीच एक कोरिलेशन हो। प्रॉब्लम एज अ होल, यानी समस्या पूरी रूप से एक पूर्ण रूप में स्टूडेंट्स को दिखनी चाहिए। शिक्षकों को स्टूडेंट्स के सामने पूरी स्टैंजा या सेंटेंस को पढ़कर एज अ होल क्लैरिफाई करना पड़ेगा। बच्चों में एक इंसाइट डेवलप करनी होगी, लाइक वाइल टीचिंग बायोलॉजी, जस्ट लाइक वाइल टीचिंग बायोलॉजी the model of the whole body should be presented before the children and then the various parts and organs of the body should be emphasized। जैसे बायोलॉजी में हम पूरा एक मॉडल दिखाते हैं और उसके बाद छोटे छोटे पार्ट्स को दिखाते हैं कि ये हमारा हाथ है, नाक है, कान है या लीवर है, हार्ट है। तो इस प्रकार से एज अ होल हम दिखाएंगे पहले बॉडी को और तब फिर उसके पार्ट्स को दिखाएंगे, तब टीचिंग जो होगा वो ज़्यादा क्लैरिफाई और ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा। While teaching geography, we should part from the globe and then come down to the country, state, district and city। ग्लोब को दिखाकर उसके बाद हम फिर ग्लोब के अंदर फिर देशों को दिखाएंगे, देशों में फिर इंडिया में आएंगे, इंडिया में फिर स्टेट में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, सिटी में आएंगे, है ना। तो अब चाइल्ड एज अ होल, पेरेंट्स एंड टीचर्स शुड सी द चाइल्ड एज अ होल and in total setting। It is not wise to conclude on the basis of single act about the child's behavior। सिर्फ चाइल्ड के एक दो बिहेवियर को नहीं देखना है, बट चाइल्ड एज अ होल उसकी सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को देखनी है। तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में भी इंसाइट थियरी बहुत हद तक काम करती है। और अब इन प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन में ये जैसे कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग पे भी बल देती है ये सिद्धांत। ये जो है ना मतलब इंटेलिजेंट लर्निंग पर बल देती है। इंसाइट थ्योरी क्या करती है ना, रटंत विद्या जो हम बोलते हैं ना कि भाई रोट थेरेपी या फिर जिसको बोलते हैं कि रोट लर्निंग यानी कि रटंत विद्या, वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं देती है। वो सिर्फ पास मार्क्स ला सकती है, पासिंग मार्क्स ला सकती है, पास करा सकती है आपको, बट कॉन्सेप्ट क्लियर कभी नहीं करा सकती है। द थियरी इज़ इकोनॉमिक इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एनर्जी, है ना। ह्यूमन एनर्जी इसमें ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है इसमें। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर रटेंगे क्यों। एक बार जो इंसाइट हमारे लिए कारगर हो गई वो बार बार काम करेगी क्योंकि कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। और इट पुट्स एम्फेसाइज ऑन इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग रेदर देन द रोट लर्निंग। मैंने कहा ना, रटंत विद्या पर यह बल नहीं देती है। स्पून फीडिंग एंड क्रैम्पिंग शुड बी डिस्करेज्ड। स्पून फीडिंग इसमें नहीं, इसमें उसको डिस्करेज किया जाता है। There are no useless and random efforts। The teachers should encourage the students to learn by understanding the insight and intelligence। अपनी बुद्धि का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसमें जो है कैलकुलेटिव पावर, हमारी जो कैलकुलेशन की पावर है, हमारी जो बुद्धि है वो बहुत बढ़ती है। डेवलपमेंट ऑफ हायर मेंटल फैकल्टीज़, है ना। इंसाइट इन्वॉल्व्स द मैक्सिमम यूज़ ऑफ इंटेलिजेंस।
Therefore, learning by insight is helpful in developing and improving higher mental process like thinking. देखिए हमारी सारी कॉग्निटिव जितनी प्रोसेसेस है वो सब में इंसाइट थ्योरी से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, लाइक थिंकिंग, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी, हमारी रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। जबकि अगर रटंत विद्या हम करेंगे तो फिर इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी नहीं होगी। तो इनसाइट थियरी बहुत हद तक बहुत महत्वपूर्ण है एक लर्निंग प्रोसेस में, एक बच्चे की लर्निंग में। द थियरी स्पेशली इनकरेजेस क्रिएटिव एक्टिविटी ऑफ अ चाइल्ड. The teacher has to view the situation as a whole and then decide the line of action. तो बहुत हद तक उसके सोचने समझने की ताकत, उसकी रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, मेंटल प्रोसेस को बूस्ट अप करती है, इन्हांस करती है। स्पून फिटिंग वाली आदत नहीं इसमें रहती है कि सब कुछ टीचर से पूछ के ही करना है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है, इंसाइट हेल्प्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होता है। अपने एफर्ट से कोई व्यक्ति अगर करता है तो आहा एक्सपीरियंस के थ्रू ही होता है। तो और दिस थियरी इज स्पेशली यूजफुल फॉर लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट लाइक साइंस, मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर में भी बहुत हद तक काम आता है। तो इंसाइट थियरी, जो कोहलर की इंसाइट थियरी है, वो बहुत हद तक कारगर होती है। इस सिद्धांत के आधार पर मतलब इसके शिक्षण के क्षेत्र में तो बहुत ही अधिक मान्यता है। और ये सिद्धांत थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर सिद्धांत से भी अधिक उपयोगी लगते हैं। और ये इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर इसके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड आते हैं कि भाई इसमें किस पर किया गया था, है ना, किस पर किया गया था, वनमानुस का नाम क्या था, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए, बॉक्स प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट, स्टिक प्रॉब्लम एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या महत्व हैं, इन सब चीज़ों का, और जनरल लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। और हाँ, स्टार्टिंग में ज़रूर पूछा जाएगा कि भाई गेस्टाल्टवाद से जुड़ा हुआ है ये ज़रूर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जितने भी एक्सपेरिमेंट्स मैंने बताए ना वो सब बिहेवियरिस्ट अप्रोच से जुड़े हुए हैं। लेकिन सिर्फ यही जो है कोहलर वाला जो है ना, ये कोहलर का जो है वो गेस्टाल्टवाद से जुड़ा हुआ है, गेस्टाल्ट थियरी से जुड़ा हुआ सिद्धांत है। तो ये था कोहलर का इंसाइट थियरी। बहुत ही इजी है। 2 एक्सपेरिमेंट आपको इसमें देखने हैं, एक बॉक्स प्रॉब्लम और एक स्टिक प्रॉब्लम। सुल्तान पर किया गया था और ये गेस्टाल्ट थियरी से जुड़ा हुआ है। बस बेसिकली यही सब बातें हैं जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चंस इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आते हैं आपको तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कोई भी इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो वो भी आप दीजिए, और किसी तरह का सजेशन हो तो वो भी वेलकम है आपका। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, क्योंकि ये सेकंड स्टेज है। अब थर्ड स्टेज में हम लोग पैवलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग को हम लोग पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।